करती हूँ। विद्याश्री न्यास द्वारा पंडित जी के 100वें जन्म दिवस पर आयोजित इस संगोष्ठी के हमारे विद्वान वक्ता मित्र नरेंद्र नारायण राय जी, डॉक्टर अखिल मिश्र जी, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, प्रोफेसर सत्येंद्र त्रिपाठी जी, डॉक्टर मधुबाला शुक्ल जी और इस सत्र की संचालक रचना जी, हमारे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय मित्रों, विद्याश्री न्यास के सचिव, हमारे गुरु परिवार के श्रद्धेय मिश्र जी, हमारे गुरु जी पूज्य अनंत मिश्र जी, भाई बलराज जी, आदरणीय शशिकला जी और सभी मित्रगण जिनके सम्मान हुए हैं और जो सब उनके सम्मान में बैठे हुए हैं, सबके प्रति मैं अपना आदर भाव व्यक्त करता हूँ। विद्याश्री न्यास को बहुत बहुत उसके प्रति बहुत कृतज्ञता मानता हूँ कि विद्याश्री न्यास अपने व्यक्तिगत संसाधनों का और अपने को पूरी तरह से समर्पित करके पंडित जी की स्मृति में एक भव्य आयोजन साहित्य, संस्कृति और अलग अलग विषयों पर हर साल किया जाता है। यह इस साल का विषय उपन्यास है और उपन्यास पर हम लोग बहुत लंबी चर्चा बहुत समय से सुन रहे हैं मित्रों। यह सत्र स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों पर केंद्रित था, जिसमें हमारे विद्वान वक्ताओं ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं उन सभी बातों से अपने को जोड़ता हूँ और समय को ध्यान में रखते हुए यह कहना कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने भी आलेख दे दिया था और आलेख किताब में छप गया है, तो ये उसके साथ ये नहीं कहना जरूरी मानता हूँ कि उसे आप पढ़ लीजिएगा, उसे आप न पढ़िएगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई उपन्यास जरूर पढ़ लीजिएगा, कोई भी उपन्यास, वो स्वतंत्रता के पूर्व का हो या स्वतंत्रता के बाद का हो। क्यों पढ़िएगा? क्योंकि पढ़िएगा तो उससे दूसरे के मन में प्रवेश करने की शक्ति मिलेगी। स्त्री की पीड़ा का अनुभव होगा, बेरोजगारी की पीड़ा का अनुभव होगा, प्रेम के तनाव का अनुभव होगा, दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयों का अनुभव होगा, नौकरी की समस्याओं का अनुभव होगा, किसान की पीड़ा का अनुभव होगा, मजदूर की पीड़ा का अनुभव होगा, पंडितों पुरोहितों की पीड़ा का अनुभव होगा, उन पुजारियों की पीड़ा का भी अनुभव होगा जो जानते हैं कि इस मूर्ति में भगवान नहीं है, पर जो दिन भर उसकी सेवा में और भक्तों के बीच में एक भ्रम फैलाने के लिए लगातार खड़े रहते हैं। ये तो आपको रचना से मिलेगा। और स्वाधीनता के बाद ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं मित्रों, जिन्होंने मध्य वर्ग का उपन्यासों में बहुत विश्वसनीय चित्रण हुआ है। इसलिए हुआ है कि हिंदी के ज़्यादातर लेखक मध्य वर्ग के हैं और वो सबसे ज़्यादा अपने ही वर्ग को समझते हैं। कोई भी दूसरे के भीतर तो प्रवेश करना पड़ता है ना, अपनी दिक्कतें तो हम समझते हैं। तो स्वाधीनता के बाद जो स्वाधीनता की आकांक्षाओं का मोहभंग हुआ,
स्वाधीनता के बाद के ज़्यादातर उपन्यास आज़ादी के बाद के सपनों के मोहभंग के उपन्यास और 4 दशकों तक के उपन्यास, चाहे वो यशपाल के उपन्यास हों, मोहन राकेश के उपन्यास हों, राजेंद्र यादव के उपन्यास हों, कमलेश्वर के उपन्यास हों, अमृता नागर के उपन्यास हों। ठीक इसके बाद मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमें इस बात पर भी सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि सांप्रदायिकता का और नई अर्थव्यवस्था का हमला भारत पर एक साथ होता है। इन दोनों में कोई अंतर संबंध है कि नहीं है, और इसके केंद्र में भी उपन्यास लिखे गए हैं। कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान, और इसके संकेत अगर हम खोजेंगे मित्रों, तो मेरे मन में था कि ये बात बलराज पांडे कह जाएंगे, लेकिन वो नहीं, उनके पास समय नहीं था, इसलिए मैं वो बात कह रहा हूँ कि इसका संकेत प्रेमचंद के होरी के धनुष, होरी जो राजा साहब के दरबार में धनुष भंग का वो नाटक होता है और उस नाटक में वो माली बनता है, तो उस कथा को आप आज के संदर्भ में पढ़िएगा कि कैसे सामंत और पूंजी मिलकर संस्कृति का नाटक रच रहे हैं। इसके सूत्र भी हमको स्वाधीनता पूर्व के उपन्यासों में मिल जाएंगे, प्रेमचंद के उपन्यास में। राय मासूम रजा तो उसके बहुत बड़े लेखक हैं जिनका जिक्र किया गया। तो उपन्यास की ये जो अब बार बार यथार्थ प्रेमचंद का यथार्थ इसलिए महत्वपूर्ण है, अमृतलाल नागर का यथार्थ इसलिए महत्वपूर्ण है, मनोहर राम जोशी का यथार्थ इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह यथास्थिति नहीं है, वह यथार्थ एक स्वप्न भी है। कोई भी यथार्थ स्वप्न के बिना यथार्थ नहीं होता है। अगर वो स्वप्न के बिना यथार्थ है तो यथास्थिति। प्रेमचंद का यथार्थ है, होरी की चर्चा बहुत बार हुई है, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का पढ़ा हुआ उपन्यास है, इसलिए उससे उदाहरण देने से बात समझ में आती है और बात कन में होती है। हाँ, सभी आदमकुतों से आग्रह है कि यूपी 65 CS 0457 नंबर की गाड़ी है, यूपी 65 EH 3143 नंबर की गाड़ी है, वो बाधित कर रही है आवागमन के लिए। अगर दोनों में से एक भी हट जाती है तो आना जाना सुगम हो जाएगा। तो इन गाड़ियों ने मेरे वक्तव्य को भी बाधित कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि यथार्थ, जैसे होरी के जीवन का यथार्थ है कि उसको दूध दही आंख में अंजन लगाने तक को नहीं मिला।
नहीं मिला क्योंकि उसके पिता की यही स्थिति थी। उसके पिता की स्थिति होती गाय पालने की, दूध देने की, तो उसको दूध मिल जाता। होरी की स्थिति नहीं थी कि वो गोबर की यह स्थिति दे सके। गोबर की स्थिति थोड़ी बनी कि नहीं बनी, गाय खरीद पाया कि नहीं खरीद पाया। लेकिन प्रेमचंद एक इसलिए बड़े लेखक हैं कि होरी मरता है लेकिन होरी का सपना जी जाता है। मरते समय जो होरी सपना देखता है, उसकी आंखों के सामने जो चित्र आते हैं, उन चित्रों में वह एक गाय खरीदता है और अपने पोते मंगल को उस गाय का दूध पिलाता है। जीते जी होरी जो नहीं कर सका, वह मरते समय सपने में कर रहा है, तो यह सपना जी जाता है। होरी तो मर जाता है लेकिन उसका सपना जी जाता है। लेखक पाठक के मन में एक सपना पैदा कर देता है। और सभी बड़े उपन्यासकारों ने यह किया है मित्रों। स्वाधीनता के बाद के उपन्यासकारों ने भी, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तो कहा था कि 7 बजे मैं अपनी बात खत्म कर दूँगा और 7 से कुछ ज़्यादा हो गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विद्याश्री न्यास को बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, विद्याश्री न्यास के प्रति, कि उन लोगों ने इस बार विद्याश्री न्यास के अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने हिंदी उपन्यास को चर्चा का केंद्र बनाया और दादा गुरुजी ऐसे दृढ़ आयोजक हैं कि वो अपनी वाली करवा कर ही मानते हैं और मेरे जैसे आदमी से भी डंडा मार मार कर लिखवा लेते हैं जब चाहते हैं तब। हालांकि मैं बहुत क्षमा याचना करता हूँ, मुझे देने में बहुत देर हो जाती है मित्रों। मैं इन शब्दों के साथ इस सत्र के सभी वक्ताओं के प्रति बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से और बहुत समय का पालन करते हुए अपनी बातों को पूरा किया है और मैं आप सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।